नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच अब समझौते की कोई उम्मीद नहीं बची है। दोनों देशों में एक बार फिर भीषण टकराव की आशंका जताई जा रही है। खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले का प्लान बना रहा है, जिसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए डरावना सपना साबित होगा। इससे पूरे पश्चिम एशिया में भयंकर तबाही मचनी तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ओमान पर भी बमबारी की धमकी दी है, यानी ईरान के साथ ही खाड़ी देशों पर भी हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप के रुख ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेतन्याहू को मनाने में अमेरिका फेल, गजा में युद्ध विराम पर नहीं बनी बात। हमास के निरस्त्रीकरण की मांग पर अड़े इजरायली पीएम, खाली हाथ लौटे अमेरिकी दूत। बांग्लादेश को इस्लामिक नेटो में लाने की तैयारी, टर्किश अखबार येनी शफाक ने चर्चाओं को दी हवा। कहा ऐसा हुआ तो भारत के लिए भी खड़ी हो सकती हैं नई चुनौतियां। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के अमेरिका दौरे का ऐलान, 11 साल बाद पहुंचेंगे वॉशिंगटन। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात, यूएनजीए से बनाएंगे दूरी। और चलते चलते में देखेंगे कैसे खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता, वैज्ञानिकों ने खोला राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक और जहाज पर हुआ हमला, अज्ञात मिसाइल ने इंजन कक्ष को बनाया निशाना। चालक दल के एक सदस्य की मौत, यूके टीएमओ ने दी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आंखों की रोशनी अब नॉर्मल, जेल प्रशासन ने कोर्ट में दी जानकारी। जेल में इमरान के साथ दुर्व्यवहार के लगाए गए हैं आरोप। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने मजबूत आत्मरक्षा का किया समर्थन, सैन्य अभ्यासों पर कहा यह उत्तर कोरिया के खिलाफ नहीं। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सियोल के साथ अभ्यासों को सीमित करने की कही थी बात। यूक्रेन ने मॉस्को पर दागे 600 से ज्यादा ड्रोन, रूसी सेना ने 180 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया ने कहा हमलों के बाद बिजली हुई गुल। तो अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का समझौता भी खत्म हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब दोनों देशों के बीच जारी टकराव का नतीजा क्या होगा, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका की पूर्व सांसद ने तो यहां तक दावा किया है कि अब ट्रंप प्रशासन ईरान पर परमाणु हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहा है। ट्रंप प्रशासन परमाणु कार्रवाई की सीमा को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन अपने ही इंटेलिजेंस आकलनों को नजरअंदाज कर रहा है। इन आकलनों से साफ संकेत मिलता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद वॉशिंगटन इजरायल की तरफ से मिल रही चेतावनियों को ज्यादा महत्व दे रहा है। आप जानते हैं कि इजरायल चाहता ही नहीं है कि ईरान जंग खत्म हो, लेकिन अब अगर ये जंग परमाणु युद्ध का रूप लेती है तो ये पूरे क्षेत्र में ही भयंकर तबाही लेकर आएगा। ग्रीन ने भी ईरान के खिलाफ किसी भी परमाणु कार्रवाई के गंभीर वैश्विक नतीजों की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम बड़े सैन्य टकराव को जन्म दे सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की बात कही है। ईरानी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरिम शांति समझौते को लागू न किए जाने पर ईरान हिंसा को और बढ़ा सकता है, जिसके बाद इस क्षेत्र में दोबारा भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच 60 दिनों का वो समझौता भी बाकी नहीं रहा। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ इस 60 दिन की डील को आगे बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। दरअसल ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब वो ईरान की शर्तें मानने को तैयार होगा, लेकिन ईरान की शर्तों को मानना अमेरिका के लिए हार मानने जैसा होगा। यही वजह है कि ट्रंप ईरान से बातचीत को आगे बढ़ाने का भी नहीं सोच पा रहे। हालांकि उन्होंने ईरानी सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के साथ बातचीत को लेकर भी दावा किया है कि अमेरिका को ईरान के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों से पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है।
ईरान सार्वजनिक तौर पर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान पर अंदर से दबाव बढ़ रहा है। अगर ओमान अमेरिका के रास्ते में आता है तो उस पर भारी बमबारी की जाएगी। तो यहां ट्रंप ने ना सिर्फ ईरान के साथ बातचीत के दावे किए, बल्कि ओमान को भी धमकाया है कि वो उस पर भी बमबारी कर देंगे। गौरतलब है कि ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलग बातचीत चल रही है, ताकि कोई वैकल्पिक व्यापारिक जलमार्ग तय किया जा सके। और ट्रंप, जो हॉर्मुज खुलवाने में बुरी तरह फेल हो गए हैं, अब ओमान को उनकी ये धमकी उनकी खींच के तौर पर देखी जा रही है। वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच हकीकत में कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई थी। हमने कोई बातचीत शुरू ही नहीं की थी और अमेरिका ने शुरुआत से ही समझौते को तोड़ दिया, इसलिए 60 दिन का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। तो ईरान भी अमेरिका के साथ अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पश्चिम एशिया के भविष्य को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं कि क्या यहां शांति आ पाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो अमेरिका गजा में युद्ध विराम लागू करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसका जिम्मा अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने संभाल लिया है। बीते दिन जहां उन्होंने मिस्र में हमास कमांडर अल हय्या से मुलाकात की, उनका पक्ष जाना, वहीं अब उनकी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से हुई। दरअसल गजा में शांति के बीच सबसे बड़ी बाधा इजरायल ही बना हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से अब कुशनर उन्हें मनाने के लिए इजरायल पहुंचे, जहां उनके नेतन्याहू के साथ बातचीत हुई। इस वार्ता में कुशनर के साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी निकोलाई मिलादेनोव भी मौजूद रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो नेतन्याहू को समझौते के लिए तैयार करने में बुरी तरह फेल हो गए। 3 घंटे चली इस वार्ता के बावजूद वो गजा से इजरायली सेना की वापसी पर नेतन्याहू से कोई ठोस जवाब नहीं पा सके। नेतन्याहू ने अपना पुराना रुख ही दोहराते हुए साफ कह दिया है कि हमास के हथियार छोड़ने और गजा के असैन्यीकरण से पहले वहां से इजरायली सैनिक नहीं हटेंगे। इससे साफ है कि नेतन्याहू गजा से अपनी सेना बुलाने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि हमास ने तो पहले ही कह दिया है कि वो हथियार छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन इजरायल भी उन शर्तों को पूरा करे जिनका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। बीते दिन काहिरा में कुशनर के साथ 2 घंटे की वार्ता में हमास प्रमुख खलील अल हय्या ने साफ कहा था कि हम गजा की शासन व्यवस्था फलस्तीनी तकनीकी सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं। हम हथियार भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इजरायल को भी अपने हिस्से की शर्तों का पालन करना होगा, यानी इजरायल को गजा से अपनी सेना वापस बुलानी होगी। लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है, जबकि कुशनर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ट्रंप प्रशासन तबाह गजा पट्टी में तब तक पुनर्निर्माण की इजाजत नहीं देगा जब तक हमास अपने हथियार नहीं छोड़ देता। उन्होंने यह भी साफ किया कि कोई भी ऐसी जगह पर और पैसा नहीं लगाना चाहता जो इतने लंबे समय से अस्तित्व में है, अगर उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाए या उसे फिर से उड़ा दिया जाए। अगर कोई तत्काल खतरा होता है तो हम इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। लेकिन उनकी सारी की सारी दलीलें फेल हो गई, क्योंकि जब तक नेतन्याहू अपनी सेना वापस नहीं बुलाते तब तक गजा में शांति नहीं हो पाएगी और ना ही उसे दोबारा बसाने का काम शुरू हो पाएगा। ऐसे में कुशनर को खाली हाथ ही वॉशिंगटन लौटना पड़ा। अब सवाल यह है कि अपने सहयोगी को मनाने के लिए अब अमेरिका क्या कदम उठाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करते हैं इस्लामिक नेटो को लेकर भारत की बढ़ती चिंता की। तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में संयुक्त रक्षा समझौता किया, जिसके तहत एक देश पर हमला तीनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन बीते वक्त से इस्लामिक नेटो में बांग्लादेश के शामिल होने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अब इन अटकलों को तुर्की के अखबार येनी शफाक ने और हवा दे दी। अखबार ने एक विश्लेषण में यह कल्पना की है कि अगर बांग्लादेश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इस अखबार ने ऐसा दावा कर भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। येनी शफाक के मुताबिक अगर ढाका इस तरह के किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो ये उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन, भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है।
रिपोर्ट में इसे किसी एक देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खासतौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है और दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इससे भारत की मुश्किलें क्यों बढ़ सकती हैं। तो येनी शफा की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे के करीब जाता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश की सीमा, उनके व्यापार, नदी जल बंटवारे और बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। वैसे भी बीते कुछ वक्त से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में शेख हसीना को लेकर तनाव देखा जा रहा है। बांग्लादेश भारत से नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का इस्लामिक नेटो में शामिल होना भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अखबार का दावा है कि तुर्की की रक्षा तकनीक और पाकिस्तान का सैन्य अनुभव बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। इससे भारत के लिए अपने पूर्वी समुद्री इलाके में रणनीतिक समीकरणों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के इस्लामिक नेटो में शामिल होने की बात अभी सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। इसका आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में बांग्लादेश के इस्लामिक नेटो में शामिल होने का ऐलान किया जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। अब देखना ही होगा कि इस रक्षा फ्रेमवर्क का विस्तार असल में होता है या नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे की। तो शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें अमेरिका जाने का न्योता डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और अब जिनपिंग के अमेरिकी दौरे की तारीखें भी सामने आ गई हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 25 सितंबर को वो अमेरिका से रवाना हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचेंगे उस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य सत्र चल रहा होगा, लेकिन जिनपिंग यूएन जनरल असेंबली में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शी जिनपिंग 2015 में न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी कर चुके हैं और इसके बाद शी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। यानी जिनपिंग का यह दौरा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात तक सीमित रहेगा। ट्रंप के साथ मुलाकात में शी जिनपिंग वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े कई अन्य मुद्दे उठा सकते हैं। इस बीच जिनपिंग के एक बयान ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। उन्होंने 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र समर्थकों पर की गई सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन करने की बात कही है। जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के उस सैन्य दमन को सही और जरूरी करार दिया जिसने चीन में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को पूरी तरह से कुचल दिया था। जिनपिंग ने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि उस वक्त जियांग ने पार्टी के फैसले का साथ दिया और शंघाई में हालात को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाई। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कई हफ्तों तक चले इन प्रदर्शनों में हजारों छात्र और आम नागरिक शामिल हुए थे। इसके बाद चीनी सेना ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए टैंकों को उतार दिया। अब इस घटना में कितने लोगों की जान गई, इसकी कोई सही जानकारी तो सामने नहीं आई है। चीन की सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही थी। वहीं विदेशी सोर्सों और अनुमानों में मृतकों की संख्या हजारों में बताई गई है। तियानमेन की यह घटना आज भी चीन में बेहद संवेदनशील मानी जाती है और इसका जिक्र करना भी चीन में गुनाह माना जाता है। लोकतंत्र समर्थकों ने इस मामले में जियांग जेमिन को विलेन माना था, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें इसका इनाम दिया और उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वे 1993 से 2002 तक चीन के राष्ट्रपति रहे और अब शी जिनपिंग ने चीन के हजारों लोगों को मारने के जेमिन के फैसले का समर्थन कर एक तरह से अमेरिका को ही चुनौती दे दी है, जो खुद को दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक बताता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अभी तक कई रिसर्च हुए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ गया है।
वैज्ञानिकों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण पता लगा लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने को लेकर लंबे समय से कई तरह की बातें कही जाती रही हैं, कई थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं। कभी बाढ़ तो कभी युद्ध को इसके पीछे की बड़ी वजह माना गया, लेकिन नई वैज्ञानिक रिसर्च इन पुरानी बातों को चुनौती देती है। इस रिसर्च के मुताबिक इस सभ्यता का अंत किसी एक बड़ी घटना से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय तक चलने वाले पर्यावरण और समाज से जुड़े बदलावों की भूमिका रही। यानी ये सभ्यता एक चुटकी में, एक झटके से खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले ये धीरे धीरे कमजोर हुई। नई स्टडी में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के इलाकों में लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रही। ऐसे हालात 1-2 साल नहीं बल्कि लंबे समय तक बने रहे। 85 साल से भी ज्यादा समय तक सूखा रहा। लगातार कम बारिश का असर नदियों, मिट्टी और खेतों पर पड़ा। इससे लोगों के लिए खाना और पानी जुटाना मुश्किल होने लगा। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में खेती और पानी की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में पानी की कमी का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा। खेती करना मुश्किल हुआ। ऐसे में आबादी धीरे धीरे उन इलाकों की तरफ जाने लगी जहां पानी उपलब्ध था। अब इसका मतलब यह नहीं था कि सभी शहर एक साथ खाली हो गए, बल्कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग समय के साथ छोटे या नए इलाकों में बसते गए। इसी बदलाव ने सिंधु घाटी की बड़ी शहरी संस्कृति को धीरे धीरे बदल दिया। हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की स्थिति भी यही रही। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने पुराने मौसम से जुड़े आंकड़ों और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया। टीम ने करीब 3000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के जलवायु बदलावों को समझने की कोशिश की। इसके अलावा बारिश और तापमान में आए बदलावों का भी अध्ययन किया गया और जांच में जो सामने आया उसने ये साबित कर दिया कि इस प्राचीन सभ्यता का पतन एक लंबी प्रक्रिया थी। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।